हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज कंप्लीट कर रहे थे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि लगभग 800 प्लस एमसीक्यूज आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और ये आपके स्पेशली टारगेट की गई थी यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025, जो आपका एग्जाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। उसी कड़ी में हम लोग एवरी क्लास में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन को कवर करते हुए आज 505 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं 11 लेक्चर्स में। ठीक है। और आज हमारा जो लेक्चर होगा वो 506 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लेलिस्ट में जाना, आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी 2025 की। वहां पे आई दृष्टि के हैंड रिटन नोट्स की भी क्लास है, उसे भी आप कंप्लीट देख सकते हो। 8 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके 2-3 लेक्चर और आने, वो मैं कल से शुरू कर दूंगा। और उसी प्लेलिस्ट में आपको इसके पूरे 11 लेक्चर देखने को मिलेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 506 है। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आपके मैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लेकर आता हूं, बहुत सारे गाइडिंग प्रोग्राम्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर आपका, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वर्ल्ड फूड अवार्ड जो मिला है 2025 का, उसके बारे में। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारिएंगेला हुनग्रिया को 2025 के प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। पहली बात तो बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि कहाँ की है ये? ब्राजील की है। और यह सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनकी क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना एक प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पौधों के द्वारा जो है कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लिया जाता, बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में लिया जाता है। और उस चीज को करने के लिए उन्हें बहुत सारी दलहनी फसलों का भी सहयोग लेना पड़ता है, जिससे नाइट्रोजन नाइट्रेट फिक्सेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और इस पर रिसर्च किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि रिसर्च रहेगी, इसीलिए वर्ल्ड फूड प्राइज इनको दिया गया। दोनों ही स्टेटमेंट बहुत सही हैं। आगे बात करते हैं। अगर हम देखते हैं कि इस प्रकार के पुरस्कार की जो थीम थी वो नॉर्मन बोरलाग जी के द्वारा 1986 में की गई थी, और खुद वो नोबेल शांति पुरस्कार से अवार्डेड भी थे। नेक्स्ट है आपका, 8 से 10 मई 2025 को भारतीय सेना ने तिस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है मेरे भाई? तो ये पश्चिम बंगाल में, क्योंकि तिस्ता नदी की अगर हम बात कर रहे हैं, तिस्ता नदी से संबंधित है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हो सकता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सिक्किम के पास इंडियन आर्मी ने तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तिस्ता प्रहार नामक एक इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है कि चुनौतीपूर्ण नदी क्षेत्र में विभिन्न युद्ध और सहायता तत्वों की परिचालन तत्परता को मान्य करना था। तो तिस्ता जो है कि प्रहार हो गया। नेक्स्ट है आपका, 19 से 24 मई 2025 को आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स। ध्यान देना, खेलो इंडिया गेम्स तो पहले से हो रहे हैं। यहाँ पे बीच का मतलब हो गया जो आपके समुद्र के किनारे वाले जो बीच होते हैं, जो घूमने वाले बीच होते हैं, उस पर हो रहा है। तो यहाँ पर KIBG इसका नाम रखा गया है। ठीक है, किप्स भी कह सकते हो, खेलो इंडिया बीच गेम्स। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में किया गया। पहला स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो भाई सही है। दूसरे की बात करें, इस प्रतियोगिता का जो आधिकारिक शुभंकर था वो पर्ल नामक एक डॉल्फिन थी, जो दीव के समुद्री जीवन का प्रतीक भी है। यह भी सही है। तो ध्यान देना, जो शुभंकर पर्ल का था वो डॉल्फिन से संबंधित है। यह भी सही है। मणिपुर कुल 14 पदक जीतता है, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 आपके ब्रॉन्ज जीत कर जाता है, और इस स्थान पर ये शीर्ष लेवल पर होता है, कि फर्स्ट नंबर पे होता है। यह भी सही है। उत्तर प्रदेश कुल 9 पदक जीतता है, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 कांस्य जीतता है, और 5वें स्थान पे होता है। तो यहाँ पर यह गलती हो जाती है कि पदक की जो तालिका दी गई ना, वो गलत है। बाकी पदक जो मिले वो तो ठीक है, कि 9 पदक में 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 7 कांस्य, लेकिन ये 5वें स्थान पर नहीं बल्कि 15वें स्थान पर होता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स में इसको पढ़ाया भी था, कि भारत को 180 देशों में 141वीं रैंकिंग पर रखा गया। प्रेस के मामले में बात की जा रही है, भैया 141 रैंकिंग पे नहीं रखा गया, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बात करेंगे, नॉर्वे को इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा गया। जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है वो 141 नहीं है बल्कि 151वीं है। और लास्ट ईयर 2024 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है कि 158 थी। हालांकि करीब करीब 9 से 8 अंक का सुधार तो हुआ है, परंतु 141 नहीं, 151 है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। फ्रांस के पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ एक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भाई रिपोर्टर्स का काम होता है प्रेस वगैरह की जानकारी देना, यानी कि पत्र व्यवहार करना, मतलब रिपोर्टिंग करना। तो यहां से आप देख सकते हो कि 3 मई 2025, जो कि हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 3 अप्रैल को जो है 3 मई को जारी की गई, जिसमें भारत इस वर्ष 151वें स्थान पर था, जबकि लास्ट ईयर तो 159 पे था।
और भारत को अत्यंत गंभीर स्थिति की श्रेणी में आज भी रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आज भी पत्रकारिता का गला घोटा जाता है। नॉर्वे पहले नंबर पे होता है, एस्टोनिया दूसरे नंबर पे और नीदरलैंड तीसरे नंबर पे, जहाँ पे पत्रकार जो होते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, किसी भी न्यूज चैनल के हो, फ्रीली अपनी बात को रखते हैं, फ्रीली समाज की प्रॉब्लम्स को रखते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से जो है कि क्वेश्चनिंग करती हैं। तो यहाँ पर ये देश बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 510 नंबर क्वेश्चन को, कि 24 अप्रैल 2025 को किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। अगर मैं बात करूं कि जो पहला पुरस्कार जब ये शुरू किया गया था 2021 में, तो ये मिला था नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और अब हम बात करते हैं चौथे पुरस्कार की, तो चौथा भैया कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जिसने संपूर्ण जीवन देश और समाज के निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया था, और इसका पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को स्वयं मिला था। आगे बात करते हैं ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मीथेन के ट्रैकर की बात कर रहा है, इसे 7 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। और रिपोर्ट 2025 कहती है कि 2024 में ऊर्जा क्षेत्र से लगभग 145 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन हुआ। ऊर्जा क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो या फिर आपकी ट्रेडिशनल एनर्जी, जैसे हम कोयला आधारित बिजली का उत्पादन करते हैं, गैस आधारित बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी में भी अगर देखोगे विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, भूतापी एनर्जी है, बहुत सारी जो है कि एनर्जियां हैं। तो इनके माध्यम से लगभग 145 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन किया गया। तो दोनों ही बातें सही हैं। और आपको भी पता है कि मीथेन एक ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी वायुमंडल को या हमारी पृथ्वी को गर्म करने में, जो कि नकारात्मक है। रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के 3 प्रमुख स्रोत हैं, एक तो कृषि, एक ऊर्जा और एक अपशिष्ट प्रबंधन। जितना भी जो कचरा होता है अपशिष्ट प्रबंधन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्मेल भी आती है और वहां से गैस निकलती है, बहुत महीन धुएं की तरह होती है, जिसको मीथेन कहते हैं। अक्सर खेतों में भी अगर आप देखोगे, धान का खेत जो होता है सबसे बड़ा एक स्रोत होता है जो मीथेन का उत्पादन करता है, या मीथेन वहां से निकलती है। लेकिन केवल धान का खेत नहीं, और भी ऐसी जो है कि फसलों की खेती होती है जहां पर मीथेन उत्पादित होती है। जो कि पशु जो होते हैं ना, पशु जब जुगाली कर रहे होते हैं तो उनके मुंह में जो झाग बन रहा होता है वहां से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा होता है। अब बात करते हैं कि शीर्ष मीथेन उत्सर्जक देश कौन से। अगर हम तेल और गैस के क्षेत्र में देखें तो यूएसए सर्वाधिक उत्सर्जन कर रहा है, इसके बाद रूस का नंबर आता है। अगर कोयले के क्षेत्र में देखेंगे तो चीन सबसे बड़ा मीथेन का उत्सर्जक रहा है। आगे प्रश्न की बात करते हैं 512 अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशन पायल कपाड़िया जी को किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियर डांस एर्ल आड्रे डेस आर्ट्स लेटरे से सम्मानित किया गया। तो ये फ्रांस से संबंधित हो गया, और उन्हें यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, भारत की विविध आवाजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचाने के लिए दिया गया। हालांकि इनके लिए ऑलरेडी कांस फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है 2024 में, जो इनकी मूवी थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट है, इसके लिए इनको जो है कि ग्रां प्री पुरस्कार मिल चुका था, और ये बिहार पीसीएस के प्रश्न में आ भी चुका था। ठीक है, कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम क्या है भैया, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से की गई। तो नहीं मेरे भाई, लखनऊ विश्वविद्यालय से नहीं की गई है। कैंपस कॉलिंग का जो प्रोग्राम है ये आपके मेरठ में स्थित एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं सुभारती यूनिवर्सिटी के नाम से उसे जानते हैं, जो विवेकानंद जी के आदर्शों पे है। इसका उद्देश्य था कि लिंग संवेदनशीलता को बढ़ाना, यौन उत्पीड़न को रोकना और छात्रों को साइबर अपराधों के लिए सुरक्षा से संबंधित जानकारी देना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं ओपन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलिंग नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम को यह कार्यक्रम युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू किया गया। यह पहल भारत के 1000 प्लस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को टारगेट करेगी, जहां पर महिलाओं को इससे संबंधित जानकारी देगी, और प्रत्येक प्रतिभागी संस्थान से 2 पुरुष और 2 महिला छात्रों को कैंपस एम्बेसडर के रूप में चुना जाएगा, कि जो पूरे कैंपस में जो है कि जानकारी फैलाने का काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका मई 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हो गई हैं, तो कनाडा की नियुक्त हुई है। कहाँ की? कनाडा की। आगे बात करते हैं 20 मई 2025 को डॉक्टर MR श्रीनिवासन जी का निधन हो गया। ये किससे संबंधित है, तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर MR श्रीनिवासन जी का अध्यक्ष हुआ। इन्होंने ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जितने भी हमारे यहाँ जो परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं उनमें मैक्सिमम प्रेशराइज्ड जो है कि हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं, और इसके लिए हैवी वाटर के भी प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं।
1990 से 92 तक ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुके हैं। आगे बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रश्न पे, यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 के संदर्भ में बात करते हैं। 7 मई 2025 को निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को यह अवार्ड प्रदान किया गया और इस अवार्ड की स्थापना 1995 में की गई थी। तो पहला तो सही है, लेकिन इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। आगे बात करते हैं, अगर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य रिवाइव आवर ओशन पहल से संबंधित नहीं, मतलब कि अपनी जो समुद्र है हमारे, उनको जो है कि हम दोबारा रिवाइज करें। रिवाइव मतलब दोबारा पुनर्जीवित करें, जो उसमें समस्याएं आ रही हैं, जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, यह पहल 24 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन डायनेमिक प्लेनेट के द्वारा शुरू की गई। बिल्कुल सही है भाई कि रिवाइव आवर ओशन, ये किसके द्वारा शुरू की? डायनेमिक ओशन के प्लेनेट के द्वारा शुरू की। और इस पहल का नेतृत्व डायनेमिक प्लेनेट और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के प्रिस्टीन सीज कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है। यह भी सही है। यह पहल कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे यानी कि 30x30 का लक्ष्य अनुरूप है, अर्थात 2030 तक हम लगभग 30% जो है कि रामसर साइट, आर्द्र भूमि, इन सभी को सुरक्षित कर सकेंगे। तो 2030 तक हम 30% रिवाइज करेंगे, यानी इसको सुरक्षित करेंगे। यह भी सही है। इसका उद्देश्य महासागरीय जीवों के व्यावसायिक शिकार को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। व्यावसायिक शिकार कितना भी बेहतर हो, लेकिन उसको नियंत्रित करने की बात की जाएगी, बढ़ावा देने की बात नहीं की जाएगी। तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि इस पहल को 24 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाना और समुद्रों के सतत संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि इलीगल तरीके से शिकार न किया जा सके। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन 7 मई 2025 को श्रीलंका में आयोजित किया गया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन मेरे भाई सिंगापुर में किया गया था। कहां पर किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। और इसका थीम था सुरक्षित और संरक्षित समुद्र, यानी कि हमारे जो समुद्र है वो सुरक्षित भी हो, संरक्षित भी हो। तो यहां पर आप देखोगे 7 मई 2025 को 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, सागर में सम्मान पहल 2025 का अनावरण किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो भैया सागर में सम्मान का मतलब कहीं ना कहीं जलमार्ग मंत्रालय से सम्मिलित होगा। तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में 10 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर सागर में सम्मान नीति का अनावरण भी किया। तो कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? 10 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 520, 21 मई 2025 को किस सरकारी विभाग द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई? भाई वित्तीय जोखिम की बात कर रहा है, वित्तीय धोखाधड़ी की बात कर रहा है, तो इसको शुरू करने का काम दूरसंचार विभाग ने किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। FRI एक जोखिम आधारित मीट्रिक है जो मोबाइल नंबरों को उनके धोखाधड़ी या धोखाधड़ी गतिविधियों के आधार पर 3 स्तरों मध्यम, उच्च और अत्यंत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है। अब जैसे ये क्या करेगा? रियल टाइम में साझा करेगा डेटा को, जिसमें UPI प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे धोखाधड़ी रोकने में सक्षम होगा, क्योंकि अक्सर जो स्कैम किया जाता है कहीं ना कहीं पैसे के लिए किया जाता है। तो पैसे को लेकर जो है कि ये बड़े प्लेटफॉर्म जो इंडिया में इस समय बहुत पॉपुलर हो गए हैं, जिससे 80% आज भी जनरेशन ऑफ पेमेंट कर रही है, तो यहाँ पर इसको बचाना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन नादेर की बात करें। ऑपरेशन नादेर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कथन सही है? भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मई 2025 को त्राल यानी पुलवामा जिले के अवंतीपोरा तहसील में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF भी शामिल थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये एक तरीके से पुलवामा जिले के जो अवंतीपोरा तहसील में शुरू किया गया था ऑपरेशन नादेर। फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 522, मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CRPF की पहली अधिकारी बनी है? तो सॉरी CISF की, तो ये गीता समोटा हो जाएंगी। गीता समोटा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की सब इंस्पेक्टर हैं, जो 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई पूरी की और इस तरीके की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। कहां से? CISF से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसजेंडरों हेतु वृद्धा आश्रम सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि जब ट्रांसजेंडर
युवा होते हैं तो अपना कैसे भी करके रोजी रोटी कमा लेते हैं, चाहे वो ट्रेनों में भीख मांग कर करें या रोडवेज पे या बस स्टॉप पे या पब्लिक प्लेस पे, कैसे भी करके अपना जीवन यापन चला लेते हैं। उनमें कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी होते हैं जो बदतमीजी ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा समाज उनका जो है कि बदनाम होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहतर होते हैं, जो सही तरीके से बात करते हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ गैर अराजक तत्व जो होते हैं, मतलब अराजक तत्व, वो उनको गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो जब ये वृद्धावस्था में आते हैं ना, तो इनके पास न तो कोई सामाजिक सपोर्ट होता है, न कोई जो है कि ह्यूमन सपोर्ट होता है। ऐसे में सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि इनके लिए वृद्धावस्था जो आश्रम होंगे उनको खोला जाएगा और वहां पे बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी ताकि इनका बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धा आश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे मानसिक के साथ राजनीतिक वर्ड भी यूज होता तो शायद और बेहतर हो जाता। आगे बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर 2025 के बारे में। इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल यूएनडीपी ही इसको जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एचडीआर रिपोर्ट तो वही जारी करते हैं। फिर यहाँ पर दे रहा है कि भारत ने 2023 में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 193 देशों में 120वां स्थान प्राप्त किया। नहीं मेरे भाई, अभी भी हम 130 से 132 के बीच में ही झूल रहे हैं पिछले 4 सालों से। ठीक है, तो दूसरा तो गलत है, पहला ही सही है। यहाँ पर देखोगे कि यूएनडीपी ने 6 मई 2025 को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। यानी कि अब यहाँ पर ये जो समस्या है वो चुनने की समस्या, यानी कि चॉइस की समस्या है कि एआई के युग में लोग और संभावनाएं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, भारत ने 2023 में एचडीआई में 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया, जबकि 2022 में 133वीं रैंक हासिल की थी। 3 अंकों का सुधार हुआ। अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड नंबर 1 पे है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड दोनों ही नंबर 2 पे और डेनमार्क 3rd पे है। फिर नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मई 2025 में कितने नए उत्पादों को शामिल किया, जिससे ओडीओपी की योजना के अंतर्गत उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है। तो 12 और नए प्रोडक्ट ऐसे शामिल कर दिए जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगर आप देखोगे अब इसके बाद जो है कि कुल संख्या कितनी हो गई यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की 74 हो गई है। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना को शुरू किया था। इसी पहल पर जो है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स की भी प्रोग्राम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अप्रैल 2025 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों के रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। ये भी मैंने आई दृष्टि में आईआर में पढ़ा रखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश चीन रहा है। नहीं भाई, अमेरिका है, सबसे अधिक खर्च वो करता है। इसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत 4थे स्थान पे है। तो नहीं मेरे भाई, भारत 4थे स्थान पे नहीं है, बल्कि भारत 5वें स्थान पे है। ठीक है, आ जाओ, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। पढ़ते हैं सीख से। 28 अप्रैल 2025 को स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की अपनी एक नवीनतम रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 2024 में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है, 5वें नंबर पे। अगर हम बात करें तो यूएस सबसे अधिक करता है, सेकंड चीन, तीसरे पे रूस, चौथे पे जर्मनी और 5वें पे भारत, जो कि $86.1 बिलियन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भारत की जीडीपी का 2.3% है। कितना है मेरे दोस्त? 2.3%। और विश्व में जितना भी खर्च हो रहा है वो 2.5% है वैश्विक जीडीपी का, जो टोटल खर्च किया जा रहा है। राइट, चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहां पर देख लो कि सिप्री ये कह रहा है कि भारत अब भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। तो पहले नंबर पे कौन है मेरे भाई? यूक्रेन है। पहले नंबर पे यूक्रेन है जो सबसे अधिक हथियारों का आयात कर रहा है। नेक्स्ट है 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यहाँ पे ये बताना है आपको। तो यह केंद्र उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत सरोजनी नगर के भटगांव क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। यह सुविधा प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करेगी, यानी प्रतिवर्ष 80 से 100 सुपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन होगा। यह भी सही है। और इस परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपए होगी। यह भी सही है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना और विदेशी हथियारों पर निर्भरता को बढ़ाना। नहीं मेरे भाई, विदेशी हथियारों पर नहीं, बल्कि अपने ऊपर आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। विदेशी हथियारों पर अगर निर्भरता रहेगी तो प्लांट लगाने का फायदा क्या होगा? तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बल्कि निर्भरता को कम करना है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वें एशियाई शेर जनगणना की बारे में बात करेंगे। गुजरात में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या पिछली गणना 2022 की तुलना में 674 से बढ़कर 891 हो गई है, जो कि 32% की वृद्धि दिखाता है। अब जानकारी वाली बात यह है मेरे भाई कि एशियाई शेर गुजरात के कच्छ वाले मतलब गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है पहला स्टेटमेंट कि अब 674 से बढ़ के कितने हो गए 891 हो गए हैं। नेक्स्ट है गुजरात के राज्य वन विभाग द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष पर एशियाई शेरों की गणना की जाती है। अब यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो भैया ये प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, 4 वर्ष में नहीं की जाती है। इसीलिए 2020 की गणना 2025 में दोबारा की गई, यानी 5 वर्ष में की जाती है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। चिंताजनक ये कि 57% शेर संरक्षित जो क्षेत्र के बाहर पाए जा रहे हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ रही है, यानी कि बहुत सारे शेर जो है कि बाहर घूम रहे हैं आजकल। नेक्स्ट अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, 2027 तक है। ठीक है, ये समाप्त करने की बात की जा रही है और इस अभियान का उद्देश्य होगा जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, पुनर्वास का समर्थन करना, ताकि प्रत्येक बच्चे को विकास और सीखने के अवसर मिल सकें। चुनौतियां मुझे पसंद है, चुनौतियां मुझे पसंद है, ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये आनंदीबेन पटेल जी की, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गया। और इसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया। किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। अब यहां से अगर हम बात करें अगले प्रश्न को, 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अगर ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, तो ये तो बात सही है। किसने किसने? भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने। दूसरा, यह ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। दुधवा टाइगर रिजर्व मेरे भाई किसमें है? क्योंकि ये 2023 के प्रश्न में पूछा जा चुका है, तो लखीमपुर खीरी में आता है। ठीक है, पीलीभीत नहीं लगाना है क्योंकि पीलीभीत में ऑलरेडी अपना एक टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर ये भी बातें सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। यह पहल उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म बोर्ड एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुधवा टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि वहां से व्यक्ति क्या करेगा, एक ट्रेन जंगल सफारी की ट्रेन जो होती है उसे अपना टिकट बुक करेगा, जो भी 100-200 रुपए का होगा, और ये एक साथ तीनों पर्यटन क्षेत्रों को भ्रमण कर लेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा केला फलन लगभग 4.2 किस स्थान पर दर्ज किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर होगा। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में कथनों पर विचार करते हैं हम लोग कि कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आधारित, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, चलो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया, यानी कि किसमें? फॉरेस्ट अलर्ट के रूप में। और यह प्रणाली गूगल अर्थ इंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टी टेम्पोरल मॉडल और मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट डाटा पर आधारित है। तो देखो ये दोनों बातें तो सही नहीं होंगी, केवल पहला ही प्रश्न सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं, क्योंकि ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों मेरे, ये एमपी के प्रोजेक्ट हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे कि एमपी ने वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया। किस पे? एआई पर बेस्ड होगा ये, और यह प्रणाली उपग्रह डेटा, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करेगी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक में ना ये स जो आ जाता है आगे पीछे, इसको इग्नोर किया करिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया, तो ये इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड दुनिया का पहला देश होगा जो यौन संचारित संक्रमण गोनोरिया के खिलाफ लोगों को टीका लगाना शुरू करेगा, और यह अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य ध्यान समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुषों पर होगा जिसका कई यौन साथियों या एसटीआई का इतिहास रहा है। तो वैक्सीन का नाम जो रखा गया 4C-MAN-B। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आयुष्मान वय वंदन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा प्रश्न है ये। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। किसको फोकस कर रहा है ये फोकस कर रहा है आपको दिल्ली सरकार को। तो हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है कि दिल्ली सरकार के लिए ही आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की गई है। एक आपने पढ़ी हुई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वो पूरे भारत के लिए है जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए, लेकिन यहाँ पे आयुष्मान वर्ड के साथ पूछी जा रही है। योजना के तहत जो पात्र वरिष्ठ नागरिक होंगे इनको प्रति वर्ष 7 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। तो भाई यही गलत है क्योंकि 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार हो रहा है, 7 लाख का नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लेते हैं
कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को आधिकारिक तौर पे आयुष्मान वय वंदन योजना शुरू की है, जिसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का कवरेज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मिलेगा और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो दोनों को मिला के दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दशकों से सक्रिय कुर्दिश उग्रवादी समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने एक नई शांति पहल के तहत विघटन और निशस्त्रीकरण की घोषणा कर दी है? तो ये तुर्की में ऐसा ये परिवर्तन देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका 13 मई 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नोएडा उत्तर प्रदेश और बंगलुरु कर्नाटक में रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 2 नई अत्याधुनिक डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया। एक तो ये स्टेटमेंट बन रहा है, दूसरा है यह भारत का पहला डिजाइन सेंटर होगा जो अति आधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन करने पर काम करेगा। कितने नैनोमीटर की होगी? 3 नैनोमीटर की इसकी जो है कि लेंथ ब्रेथ होगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो एक प्लांट आपका नोएडा में खुल रहा है और एक प्लांट आपका बंगलुरु में खुल रहा है। क्लियर है? अगर आप देखोगे कि सेमीकंडक्टर मिशन को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में 76,000 करोड़ रुपए से लॉन्च किया गया था। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ा था आई दृष्टि का, वहां पे मैंने बताया था कि हमारे भारत की जो छठी सेमीकंडक्टर प्लांट जो ओपन हो रही है वो आपके यमुना अथॉरिटी पे हो रही है, यानी यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास में है। तो ये भी मैंने पढ़ाया था। हाल ही में इसरो का 101वां उपग्रह मिशन जो PSLV C61 रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया था, उसका क्या नाम है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 यानी EOS इसको कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट। ये PSLV C61 या EOS 09 मिशन, जिसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था, जो पूरा नहीं हो सका। रॉकेट के तीसरे चरण के दौरान चैम्बर के दबाव गिरावट के कारण यह मिशन विफल हो गया था। नेक्स्ट है आपका सचेत ऐप। क्या है प्रश्न आपका कि सचेत ऐप ये किससे संबंधित है? अगर हम पढ़ते हैं तो इसे 27 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा फिर कह रहा है कि इसका उद्देश्य केवल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को सशक्त बनाना है। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो भाई, पहला तो सही है, लेकिन केवल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ही क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जूझते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहां पे और भी राज्य शामिल हैं, इसीलिए केवल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को सशक्त करने का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला ही केवल सही रहेगा। यहां पे अगर आप देखोगे कि 27 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण मतलब प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सचेत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य भारत में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को सशक्त करना, यानी कि पूरे भारत में कवर किया जाएगा। सचेत ऐप को जो भी उपयोग कर रहे होंगे यूजर्स, उनको रियल टाइम जियो टैग्ड आपदा अलर्ट प्रदान करता रहेगा कि रियल टाइम में मान लो कि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे घूम रहा है और उसने अगर इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर रखा है, तो उसको हो सकता है कि अगर समुद्र में होने वाली कोई हलचल है, जो सुनामी हो सकती है, कोई भी आपदा आ सकती है, उसका अलर्ट मिल जाएगा कि भाई विदिन 15 मिनट या विदिन 1 घंटे के अंदर यहाँ पे कुछ बड़ी आपदा आ सकती है, तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 17 मई 2025 को भारत के किस सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक टिकट जारी किया है? तो कोडाई कनाल सौर वेधशाला तमिलनाडु। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1899 को की गई थी और इसके 125 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है। चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय शीर्ष रैंक वाला एशियाई उच्च शिक्षण संस्थान बना है। याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, अगर आप गलत करोगे देखो फिर दिक्कत होगी। कहीं पेकिंग विश्वविद्यालय तो नहीं दिमाग में रख रहे हो? ठीक है, पेकिंग नहीं, आपको क्या याद रखना है? सिंघुआ विश्वविद्यालय। और IISc बंगलुरु को 62.2 के समग्र स्कोर के साथ एशिया में 38वां स्थान मिला था। तो दोनों बातें मेरे भाई यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। हाल ही में किसने साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत, अब देखो यहाँ पे ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है, अब इसको क्या ही मैं पढ़ूं, मैं इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, चलो अच्छा व्याख्या मिल जाएगा। साइबर अपराधों के से मुकाबले की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने E0 FIR नामक एक पहल की शुरुआत की, और ये किसने शुरू की? गृह मंत्रालय ने की है। यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के तहत चलाई जा रही है और 20 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है उच्च मूल्य वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को तेज बनाना है। और यह पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल दिल्ली में अभी लागू हो गया किया गया और जल्द ही इसे देश भर में विस्तारित किए जाने की संभावना
है। 10 लाख रुपए से अधिक के साइबर वित्तीय अपराध मामलों में 0 एफआईआर स्वतः दर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी बीआर गवई जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है, देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। 14 मई 2025 की बात है, तो बिल्कुल भाई ये बात तो सही है। आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाले दूसरे बौद्ध हैं, तो बौद्ध से संबंधित तो नहीं है क्योंकि पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, दूसरे नहीं है। इससे पहले कोई भी बुद्धिस्ट व्यक्ति नहीं था, तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत हो जाएगा। देखो बीआर गवई जी ने 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ ली थी। और संजीव खन्ना कौन से नंबर पे आएंगे? 51वें नंबर पे आएंगे। और डीवाई चंद्रचूड़ किस पे थे? 50वें नंबर पे। वे न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन के बाद अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये पहले न्यायाधीश हो जाएंगे और उनका कार्यकाल जो है 6 महीने में समाप्त हो जाएगा 23 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट है 20 मई 2025 को नई दिल्ली में किसके द्वारा कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 3 ऐप डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये प्रहलाद जोशी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डिजिटल नवाचार के माध्यम से देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 3 ऐप लॉन्च किए हैं और इन तीनों का ही शुभारंभ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने 20 मई 2025 को नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट आपका देखो फिर से देखो 3 प्रकार के गेम्स होते हैं। एक तो खेलो इंडिया गेम्स होता है, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और अभी एक नया शुरू किया गया खेलो इंडिया बीच गेम्स है, जो कि पहला संस्करण था। मणिपुर टॉप पे था, यूपी आपका 15 नंबर पे था। तो यहाँ पे 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 को बिहार में किया गया। बिल्कुल सही बात है, बिहार में ही हुआ था अभी। और खेलों का शुभंकर जो है गज सिम्हा था, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक था, यह भी सही है। महाराष्ट्र इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तीनों बातें सही होंगी आपकी, डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखो थीम थी खेल से देश और खेल से विकास। थीम का सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पदक हासिल किए, जिसमें 158 पदक टोटल इसे मिले, जिसमें 58 गोल्ड मिला, 47 रजत और 53 कांस्य पदक। दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे पर राजस्थान था। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन नामक पहल की शुरुआत की है? तो अब आपको क्या लगता है कि ये वीरों से संबंधित है, तो क्या आपको लगता है कि रक्षा मंत्रालय होगा या कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पे आपको लग जाएगा भैया रक्षा मंत्रालय, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, संस्कृति मंत्रालय होगा यहाँ पर। संस्कृति मंत्रालय ने हमारे देश के वीरों को सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन यानी एक राष्ट्र एक दिल की धड़कन नामक प्रभावशाली पहल शुरू की है और यह प्रेरक नारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय हो रहा है, जो एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति गहरा सम्मान बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका 26 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत फॉरकास्ट सिस्टम BRS लॉन्च किया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM की 5 महिला वैज्ञानिकों की टीम ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, BFS दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जो 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर मौसम और वर्षा का पूर्वानुमान देने में सक्षम है, यानी कि 6 किलोमीटर की रेंज पर। तो दोनों ही बातें सही हैं कि भैया इसको उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की 5 महिला वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन तक भी ये जानकारी दे सकती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 22 मई 2025 को ब्रिटेन ने एक समझौते के तहत रणनीतिक रूप से हिंद महासागर स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंप दी है? तो भैया ये तो आपको पता पहले से विवादित है, ये मॉरिशस को सौंप दिया गया है। चलो यहां पर देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम ने 99 वर्षों की लीज के लिए क्या किया? डियागो गार्सिया द्वीप पर सैन्य अड्डे नियंत्रण बनाए रखेगा, ये इसने स्टेटमेंट दे दिया, जिसपे यूएस का पहले से ही नियंत्रण है। अच्छा, ये समझौता 22 मई 2025 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका 6 से 7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया गया। इसमें एक डेट इसलिए फिक्स नहीं कही जा सकती क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बजे से मिशन शुरू किया, अगर रात भर ये मिशन चलता रहा, इसलिए 6 और 7 दोनों तारीख हो जाती है। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध वाले जो जम्मू कश्मीर यानी कि POK में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करना था। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट्स ही, लगभग 9 लोकेशन ऐसी थी जिस पर हमें हमला करना था।
और ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में हुए बर्बरतापूर्ण आतंकी हमला था, उसमें जो है कि उसका बदला लेने के लिए था, और जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाल का नागरिक भी शामिल था, जिसकी हत्या हुई थी। हाल ही में दुनिया की पहली पशु स्वास्थ्य समिति स्थिति रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की, यानी कि पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य पर जो है कि रिपोर्ट जारी की गई है, और ये रिपोर्ट आपके विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं और कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लुएंजा और लंपी स्किन रोग जैसी संक्रामक बीमारियों के बढ़ते प्रसार की चेतावनी दी गई है, जो कृषि खाद्य प्रणाली की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। रिपोर्ट में बताया गया 47% बीमारियां कैसी जूनोटिक हैं, जो मनुष्यों को संक्रमित करने में सक्षम है। अच्छा, जूनोटिक बीमारी किसे कहते हैं? जो बीमारी पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में संचरित हो जाती है, उसे हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाय का पालन कर रहा है, या कोई व्यक्ति भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े किसी का भी पालन पोषण कर रहा है, अगर उस कोई बीमारी अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरी किसी को भी लगी हुई है, और उसका पालन करने वाले व्यक्ति को भी अगर ये बीमारी हो जाती है उसके संपर्क में रहने की वजह से, तो ये बीमारी कैसी कहलाएगी? जूनोटिक बीमारी कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका आदि शक्ति अभियान निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू करने को मंजूरी दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये महाराष्ट्र का ही है, तो स्टेटमेंट सही है। यह घोषणा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जन्म स्थान चौंडी में आयोजित एक विशेष कैबिनेट के दौरान की गई थी। यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? देख, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे कि इस अभियान का जो उद्देश्य है ना, महिलाओं को और बच्चों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता सुनिश्चित करना, तो इसमें केवल महिलाओं को ही शामिल नहीं किया गया बल्कि बच्चों को भी शामिल किया गया। और यह अभियान मुख्य रूप से कुपोषण, शिशु और मातृ मृत्यु दर, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बाल विवाह जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेगा, ताकि इन मुद्दों को कम किया जा सके। और यह पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो पंचायती राज पे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि चर्चा में रहे ऑपरेशन बनियान अल मरसूस का संबंध किससे? तो ये पाकिस्तान ने चलाया था दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, जो कि ध्वस्त और फिसड्डी रह गया था। कह सकते हैं कि उसकी इतनी औकात जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के सामने भला टिकेगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि दिल्ली पर फतह-1 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का प्रयोग कर भारत के कई ठिकानों पर हमला किया, जो कि असफल कर दिया गया हमारे भारतीय वीर जवानों के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सूची दी गई है दिवस की, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो इनको आपको मिलान करना है। अगर आप इनका मिलान करेंगे तो आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, या जिसको श्रमिक दिवस भी कहते हैं, 1 मई 2025 से ही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई 2025 है। विश्व प्रवासी दिवस आपका 10 मई 2025 है, और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई 2025 को होता है। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है, एक केवल मई का ही याद करो, 2024 का मार्च और अप्रैल में ही पूरा मिला दिया था उन्होंने प्रश्न। नेक्स्ट आपका है कि हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किस आईआईटी ने शुरू की है? तो ये मनस्वी नाम की एक मेंटरशिप पहल है, और किसके लिए जो है कि तैयार की? ये लड़कियों को, जो हाई स्कूल की लड़कियां जिन्हें स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इस कोर्स में यानी मैथमेटिक्स, इसमें जो है कि इंटरेस्ट जगाने के लिए, तो ये आपका आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि आईआईटी दिल्ली ने 13 से 17 मई 2025 तक हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम के चौथे संस्करण की मेजबानी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने 28 अप्रैल 2025 को विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क को औपचारिक शुरुआत की है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसका उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक, सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करना है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद से संबंधित जो है कि जो विक्टिम्स होते हैं या जो प्रभावित लोग होते हैं उनको सशक्त करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपका कि 22 मई 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा एआई अभियान किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो एआई मतलब ये जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय ये बरेली में है, और ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा शुरू किया गया है। अगर आप इसे देखोगे कि 22 मई 2025 को महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा एआई अभियान यानी कि योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस का शुभारंभ किया गया। इसी को यशोदा एआई बोल दिया गया है।
इसमें क्या फोकस किया गया है? विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा में आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए समर्पित किया गया है। नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे और देश के पहले 9000 हॉर्स पावर एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। बिल्कुल सही। और दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला 2022 में रख दी गई थी, 3 साल में बनके तैयार हो गया। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। इन इंजनों का निर्माण जर्मन कंपनी सीमेंस की भारतीय सहायक कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं, यहां पर बीसीआई की बात करेंगे, यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस। ये क्या है? तो ये मस्तिष्क और बाहरी उपकरण के बीच एक सीधा संचार है, कम्युनिकेशन है। तो ए स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस सीरीज का, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों में के बीच विकसित किया जा रहा है मेरे भाई? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकसित किया जा रहा है पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकसित किया जा रहा है। यह जो परियोजना है, प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मानी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 559 जो है कि लगभग कितने हम लोगों ने एमसीक्यूज कंप्लीट किए मेरे भाई? अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 559 ये टोटल आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था 800 प्लस होंगे। जी बिल्कुल, उसे भी पूरा किया जाएगा। अब जो आपको नेक्स्ट मिलेगी पीडीएफ वो होगी पार्ट 2 के नाम से, जिसमें आपके लगभग 250 से अधिक क्वेश्चन होंगे। टोटल अगर आप जोड़ दोगे तो 800 क्वेश्चन है। लेकिन इस पीडीएफ के लिए अभी आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। जब उसके बाद ये पीडीएफ आएगी हमारे पास तो हम उसकी क्लास को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आई दृष्टि करंट अफेयर्स के मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स कराए थे, जिसमें आप लोगों को टोटल 8 लेक्चर्स मिले थे। अब उसके बाद आपके 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मान के चलो कि आएंगे 9, 10, 11, ये 3 लेक्चर और आएंगे नेक्स्ट 3 डेज, ताकि जो बचा हुआ आई दृष्टि का मटेरियल है वो आपको मैं कंप्लीट करा दूं। और इसके बाद आप देखोगे कि जैसी अपडेटेड आ जाएगी आपकी जुलाई अगस्त की मैगजीन, तो हम उसे भी शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्त, और पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बिना सब्सक्राइब किए जाओगे तो फिर हमें भी यार थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता। तो आप ही लोगों को हमारे मोटिवेशन की कुंजी, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।